हे एवरीवन, आज है हमारा 5th एपिसोड हमारी पॉलिटी इन वन पेजर सीरीज़ का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर। वो भी 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे रिवाइज़ करने की। और इसमें अगर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो वो भी इसलिए कि हम किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कर रहे हैं। हम इसको सिर्फ एज रिवीजन नहीं, पूरा बेसिक से स्टडी करते हुए जहाँ पे भी एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे ट्रैप्स होते हैं, जो हमारा रिसेंट का करंट से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव भी है हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए हमारा सेशन थोड़ा सा बड़ा चला जाता है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता होगा, है ना, और साथ ही के साथ रिवाइज भी हो जाता होगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन आपसे बोलती हूँ कि आपको पता है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है ना, उनकी बहुत ही फेमस कोट है कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब है और एग्ज़ाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो इसको आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारा वन पेजर जो आपको मिलेगा, है ना। सुबह पोस्ट में भी मैं अपडेट कर देती हूँ सुबह 9 बजे से पहले ही, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना, यहाँ से अपना पूरा रिवाइज कर सकते हो। एंड ये आपको पीडीएफ तो अभी मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर। अब यहाँ पे हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। और ये हमारा 5th एपिसोड है। ऑलरेडी हम 4 कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर बेस्ड पीवाई एमसीक्यूज़ भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। आई एम होपिंग कि आपकी सीरीज़ अच्छे से चल रही होगी। हमारा पैटर्न आपको पता है कि अगर आज हम यूनियन एड्स टेरिटरी पढ़ने वाले हैं तो कल हम इस पर 5 एमसीक्यूज़ की क्या करेंगे, रिवीजन क्लास लेंगे ना, प्रैक्टिस क्लास लेंगे। आज हम एक एमसीक्यू साथ में देते हैं क्लास के साथ में, और 5 एमसीक्यू जहाँ पे हम पूरा रिवाइज करवा रहे हैं एक और बार, वो आपके कल आएंगे। आपको आज का पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और रिवाइज करके आ जाइए। ओके, तो ये डबल टेस्टिंग है। अब हम आज की क्लास में क्या देखेंगे, आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है। एंड ये हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आर्टिकल्स क्या है ना, मतलब स्टेट कंसेंट से क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे क्रोनोलॉजी, जो स्टेट्स बने हैं हमारे, तो पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। जैसे जो हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, स्टेट सर्विसेज के, वहाँ पे तो क्रोनोलॉजी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, यूपीएससी में भी दे देते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कौन से वो ट्रैप जोन है जहाँ पे हमें एग्जामिनर फंसा लेता है। ये जोन होगा, जैन हो गया गलती से, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंड ये जो अभी मैंने आपके साथ जो अंबेडकर सर की जो कोट शेयर की ना, ये वही है ना, कि उन्होंने बहुत ही फेमस लाइन है उनकी ये, कि जो इंडिया है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। जो हमारा यूनियन है पूरा इकट्ठा ना, वो नहीं टूट सकता, बट जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रक्ट इन द सेंस कि उनका रीअरेंजमेंट हो सकता है। चलिए तो हम हमारा डिटेल में अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की, है ना। तो आर्टिकल 1 किसे डील करता है, नेम एंड नेचर ऑफ द यूनियन से। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसने डुअल नेम अडॉप्ट किया था इंडिया के लिए। क्या क्या, इंडिया और भारत, ये आपको याद रखना है। और वही अंबेडकर जी के अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड हमने क्यों चूज़ किया है, कुछ ना कुछ रीज़न होंगे ना। हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों चूज़ किया है ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो याद रखिएगा किसने बोला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ये पॉइंट भी याद रखने, इन्होंने बताया है कि जो इंडिया का जो फेडरेशन है ना, वो किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट साथ में आए हो, उन्होंने कोई अग्रीमेंट साइन किया हो इसलिए हमारे यूनियन बनाए, नहीं। बट ऐसा कहा हुआ है यूएसए में, ये याद रखना है, यूएसए में अग्रीमेंट से फेडरेशन बना है, बट इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारे स्टेट हैं उसको सिसीड या मतलब बोल सकते हैं अलग होने का कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मान लो उत्तर प्रदेश है, वो बोले कि हम इंडिया से अलग हो रहे हैं, या मध्य प्रदेश हमारा बोले, ऐसा नहीं होगा, है ना। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, स्टेट्स क्या हो सकते हैं, रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ओके, आई एम होपिंग कि आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये यूनियन ऑफ इंडिया से वाइडर है। अब आप बोलोगे कि टेरिटरी वाइडर है, तो यस, जो हमारा टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट है
वो वाइडर है यूनियन ऑफ इंडिया से। अब देखते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि जो यूनियन ऑफ इंडिया है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं, है ना, कि जो फेडरल सिस्टम के जो मेंबर्स हैं मतलब सिर्फ स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है यहाँ पे हमारे स्टेट्स भी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी होती हैं, एंड वो टेरिटरीज़ भी होती हैं जो आगे चल के मतलब जो गवर्नमेंट कभी भी एक्वायर कर सकती है। ओके, तो हमेशा याद रखना है टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब आपको बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान रखने हैं ये वाले पॉइंट्स। ओके, अब आते हैं कि टेरिटरीज को क्लासीफाई कैसे करते हैं, है ना। तो ये हमारे आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में दे रखा है कि स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे, एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट स्केड्यूल में दे रखा है इनके बारे में। एक्वायर्ड टेरिटरीज ये हमारी हैं, है ना, एग्जाम्पल गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, है ना, ये सारी हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल डिफरेंस पे, आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है और एग्जामिनर को पता है आप कहाँ फंसोगे, वो वहीं पे फंसाएगा आपको, है ना। अब देखते हैं आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है। हेडिंग से याद रखिएगा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, इसलिए मैंने इसको बोल्ड मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा है। आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट्स हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 3 डील्स विद द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहाँ पे इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, ये याद रखना है। आर्टिकल 2 के बारे में अगर देखें तो ये उन नई टेरिटरीज़ की एंट्री या एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है जो पहले इंडिया का हिस्सा नहीं थे, तभी तो हम न्यू स्टेट्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिक्किम एंड गोवा। ओके, अब आर्टिकल 3 में अगर हम देखें तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं ना उनका इंटर्न जो रीऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है। पार्लियामेंट किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को क्या कर सकता है, बाइफरकेट मतलब दो हिस्सों में तोड़ सकता है, एरिया को भी कम या ज़्यादा कर सकता है, बाउंड्री बदल सकता है या नेम भी चेंज कर सकता है। जैसे उड़ीसा जो था ना उसको हमने किस में चेंज किया है, ओडिशा में। ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं हमारे आगे की थ्योरी पर, है ना। अब क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना वो आर्टिकल 3 के अंडर, है ना, ऐसे ही क्या कोई भी बिल ले आएगा या फिर मतलब कैसे ये जो रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कैसे कर रहा है, मतलब कोई प्रोसीजर है। तो यस, दो हमारी क्या है मैंडेटरी कंडीशंस है, पहले ये याद रखनी है, मैंडेटरी है ना, ये करना ही करना पड़ेगा। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने कॉपी पेन को हमेशा साथ में रखिए, पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। ऑल्दो आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल रही है अब, है ना, सारी पीडीएफ्स मैंने अपलोड कर दी हैं, बट जो हैंड रिटन चीज़ें होती हैं ना वो अलग ही होती हैं। आप पीडीएफ को रखिए अपने फाइनल रिवीजन के लिए, डेली उसे पढ़ भी लीजिए, बट जो है मतलब आपके जो पढ़ते पढ़ते जो हैंड नोट्स होते हैं ना उसको भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी पढ़ा जहाँ मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो भले ही आप हेडिंग को नोट कर लीजिए जिससे आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा इससे रिलेटेड हम लोगों को गौर से पढ़ना है ना। अब देखो दो मैंडेटरी कंडीशंस है। पहला, अगर हम कोई भी इस तरीके का बिल ला रहे हैं तो वो तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब पहले उसको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मिल चुकी हो, मतलब प्रेसिडेंट उसको प्रायर रिकमेंड करेगा, उसी के बाद ये वाला बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ये याद रखना है। और प्रेसिडेंट इस बिल को क्या करता है, जो कंसर्न मतलब जिस स्टेट के बारे में बात हो रहा है ना उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनके व्यूज़ के लिए भेजेगा, ये भी आपको याद रखना है। बट एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये वाला जो स्टेट की कंसेंट वो बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है नो, अ वेरी बिग नो, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट दोनों ही, मतलब ये नहीं है बाउंडेशन नहीं है उन पे कि जो स्टेट बोलेंगे वही करना है, बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यही वजह है कि इंडिया को क्या बोला गया, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें ये वाली चीज़ हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं हमारे आर्टिकल 4 को। आर्टिकल 4 पता है ये क्लियर करता है कि जो आर्टिकल 2 एंड 3 हमारे थे ना उसके जो तहत हमने लॉज बनाए थे
उसको आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। याद रखना है क्या है कि 2 और 3 के अंदर जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको अमेंडमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट हमारा 3 तरीके से हो रहा था ना, एक तो सिंपल मेजोरिटी से हो रहा था, है ना, आपको याद होगा, ऑलरेडी कल वाली क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद भी मतलब कल वाली क्लास में सैलिएंट फीचर्स वाली क्लास में, आज हमने प्रीएम्बल पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने वहाँ पे भी देखा था कि आई एम सॉरी सैलिएंट फीचर्स वाली क्लास कल हुई थी एंड अभी सैलिएंट फीचर्स में हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं ना, क्लास अपलोड हो चुकी है। वहीं पे हमने इसको 2 बार रिपीट किया है, क्लास में भी और एमसीक्यूज क्लास में भी, कि सिंपल मेजोरिटी से एक होता है, बट ये जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है ये अंडर आर्टिकल 368 नहीं आता है। 368 में हमारा क्या है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, है ना, ये वाली चीज़ कि आधे स्टेट्स की हमें क्या चाहिए, कंसेंट और रेटिफिकेशन चाहिए, सहमति चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर अंडर आर्टिकल 368 नहीं है तो मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, सिंपल लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 वाला नहीं है, ये याद रखना है। अब क्या हुआ, एक केस आया हमारा बेरूबारी केस 1960 का, है ना, ये हमारा 1960 में आया था बेरूबारी केस। इसमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी कि आर्टिकल 3 के अंडर किसी इंडियन टेरिटरी को अगर पता है फॉरेन कंट्री को मतलब आप नहीं दे सकते हो। अगर आर्टिकल 3 है तो उसके अंडर आप क्या करोगे, इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी है डन है, बट किसी भी फॉरेन कंट्री को आप कोई भी इंडियन टेरिटरी नहीं दे सकते हो, है ना, कोई भी पार्ट नहीं दे सकते हो। अगर आप फॉरेन कंट्री के साथ ऐसी कोई भी डीलिंग कर रहे हो तो उसको आपको आर्टिकल 368 को ही मानना पड़ेगा, मीन्स वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगा वो बिल, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री को दे रहे हो, है ना, कोई भी सीड कर रहे हो, छोड़ रहे हो, दे रहे हो फॉरेन कंट्री को, इंडिया की टेरिटरी को, तो वो किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 368 मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के अंडर आएगा। इसलिए का एग्जाम्पल क्या है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जहाँ पे बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने क्या किया था, एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, जहाँ पे जो कुछ एनक्लेव से उनको एक्सचेंज किया गया था, ठीक है। पर ये और याद रखना है कि सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट अगर सेटल करने, मतलब यहाँ में तो हमें एक्सचेंज करने पड़े ना रीजंस, एनक्लेव्स को आप रीजन की तरह समझ लीजिए कि हमने क्या किया, कुछ एरिया दे दिया, कुछ एरिया लिया, मतलब इस तरीके से सेटलमेंट चला। बट अगर मान लो सिर्फ बाउंड्री सेटलमेंट करना है, सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसको सेटल करने के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव एक्शन ही काफ़ी है। वहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि हम आर्टिकल 368 को इन्वॉल्व करवाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वाला पॉइंट ये रहा, मैं इसको एक सेकेंड ऑफ कलर चेंज करके बता देती हूँ आपको, है ना, ये देख लीजिए कि जो सेटलमेंट होना है बाउंड्री डिस्प्यूट का, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि बाउंड्री डिस्प्यूट हमारा एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो जाएगा, ये अंडर आर्टिकल 368 में हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए अब देखते हैं स्टेट्स कैसे इवॉल्व हुए, है ना। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो हमारे पास क्या थे 552 प्रिंसली स्टेट्स से, जिसमें से 549 ने तो नॉर्मली ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बट 3 ने इनिशियली रिफ्यूज़ किया। अब इनके लिए हमें क्या करने पड़े, स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़े। पहला था हमारा हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। हैदराबाद में हमने मिलिट्री एक्शन यूज़ किया एंड उस एक्शन का नाम मतलब ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ में रेफरेंडम के थ्रू इंडिया के अंदर इसको लिया गया। कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया 1947 में, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कुछ कमीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस कई बार दिख जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर से आपको इजीली बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्रैप करने वाले मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में लिए ही वही चैप्टर्स हैं जो एक तो क्रोनोलॉजिकली बेस्ड करेक्ट ऑर्डर भी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और जहाँ से एग्जामिनर आपको फंसाता है ना, तो वो सारे ट्रैप में लेकर चल रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखो कमीशन से अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स भाषा के बेसिस पर, है ना, मतलब भाषा के आधार पर हम देखेंगे कि स्टेट्स
को कैसे मतलब रीऑर्गेनाइज करना है या नहीं करना है, कि कुछ कमीशन आए हैं या नहीं आए। तो सबसे पहले आया हमारा धार कमीशन, फिर आया जेवीपी कमीशन। ये 2 कमीशन आपको याद रखने हैं। अब धार कमीशन आया, इसने मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मीन्स भाषा के आधार पर आपको क्या मतलब जो स्टेट्स है उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना है, रीऑर्गेनाइज नहीं करना है। सेम जेवीपी कमीशन भी आया। जेवीपी कमीशन में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये आपके पट्टाभी सीतारामैया, है ना, इसीलिए जेवीपी, जे डिनोट्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी डिनोट्स फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी डिनोट्स फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी लैंग्वेज को बेसिस मानने से मना कर दिया। पर पता है हुआ क्या, 1953 में आंध्रा में क्या हुआ, जो पोटी श्रीरामुलु जी थे ना, उन्होंने 56 डे का एक हंगर स्ट्राइक किया। सोचो 56 दिन का हंगर स्ट्राइक। अब इतना हंगर स्ट्राइक हुआ तो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया कि इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ कि आंध्रा को हमें क्या बनाना पड़ा, एक तेलुगु स्पीकिंग एरिया बनाना पड़ा मद्रास से अलग करके। ये आपको याद रखना है। अब एक स्टेप ऐसा हो गया तो अब बाकी के रीजंस भी बोलेंगे कि हमारा भी लैंग्वेज के बेसिस पर रीडिफाइन करो। अब इसके बाद क्या हुआ, एक फजल अली कमीशन को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इन्होंने क्या बोला, अब सबसे पहले तो देखो मेंबर्स पूछ लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, क्योंकि अभी हमारा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है तो दिसंबर में 6 दिसंबर को, तो मैं मेन फोकस अभी जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो मैं यूपीपीसीएस की लेकर चल रही हूँ। उसमें अभी हमने देखा था 2025 के पेपर में सीधे पूछा हुआ है कि फजल अली कमीशन में फजल अली के अलावा 2 मेंबर्स कौन थे। सीधा क्वेश्चन है, ये आप जाके चेक कर सकते हो। तो याद रखना कौन, के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि कमीशन इंपॉर्टेंट है, 3 मेंबर बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कुछ इतनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आई हैं तो कौन थे। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज को बेसिस तो मान लिया, ये ठीक है आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, पर ये नहीं है कि 1 लैंग्वेज और 1 स्टेट हो। इसको एग्जैक्टली क्या कर दिया इन्होंने, डिनाई कर दिया, कंप्लीटली डिनाई कर दिया। बट हाँ बोला कि हाँ लैंग्वेज हमारा रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस हो सकता है, ठीक है। अब इनकी रिकमेंडेशन पे हमारा क्या लाया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने क्या किया, जो पार्ट ए बी सी डी में हमारे जो स्टेट्स होते थे ना अर्लियर, उसके डिफरेंस को ख़त्म कर दिया और टोटल क्या किया, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्या कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो याद रखिएगा क्या, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। एक्चुअली पता है मेरे को ये बहुत याद रहती है बिकॉज ये मेरी बर्थ डेट ही है ना। 14 एंड 6, एंड आप भी याद रखिएगा इसको कि कितने बने, 14 एंड 6, है ना, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब आते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया कि कमीशन बन गया। अब देखो यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, है ना। क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, नए स्टेट्स एंड यूटीज़ कैसे बन रहे थे। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, बाइफर्केट किया महाराष्ट्र एंड गुजरात का। एक मैं थोड़ी सी ट्रिक देती हूँ, है ना। ये जब मैं यूपीपीसीएस वाले पीवाईक्यू सीरीज़ को करवा रही थी 2025 वाला ही, वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था यही कि अरेंज करना था, है ना, क्रोनोलॉजिकली बेस्ड की जो स्टेट्स पहले बने हैं फिर लास्ट के टर्म्स में। तब भी मैंने बताया था ये, मैं अभी भी बता दे रही हूँ। थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता है बट याद रखना अपना काम है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही अपन को मेन आउटपुट से मतलब है। ओके, अब देखो ऐसे याद रखना, गन हर किसी के पास है ना। तो गन गुजरात एंड नागालैंड जो हमारे स्टेट्स फॉर्म हुए हैं ना, गन, है ना, तो गुजरात एंड नागालैंड हर किसी के पास है ना। तो हर हरियाणा के पास है हिमाचल, ठीक है। मन मेरा भी तो हो गया ना कि मैं ले लूँ, ठीक है। तो मन मेरा तो, ठीक है, तो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। मन मेरा तो सही में, ठीक है, सिक्किम। सही में हुआ कि मैं मांग लूँ मिज़ोरम अरुणाचल गोवा, MAG, ठीक है। तो याद रखना मांग लूँ। ओके, और रिसेंट वाले तो मैं पता होते ही हैं, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, है ना। ये मतलब जैसे छत्तीसगढ़ बना हमारा MP से, उत्तराखंड बना हमारा UP से, एंड झारखंड बन गया बिहार से, एंड सबसे लास्ट में हमारा कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ है, तेलंगाना 2014 में। तो ये आपको याद रहते हैं। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा ऐसे, यहाँ की गन हर किसी के पास है, मन तो मेरा भी हुआ कि सही में मैं भी मंगा लूँ या मांग लूँ, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब देखो गुजरात बना है तो महाराष्ट्र से अलग हुआ है, आसपास वाले रीजन है ना। फिर दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। गोवा दमन एंड दीव पुडुचेरी हमारे उसके यूनियन टेरिटरीज हैं।
तो ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, है ना। आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा सा ये अब फ्लो लग रहा होगा, 2-3 बार पढ़ोगे या वीडियो को 2-3 बार सुन लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अब, है ना। अब हम देखते हैं क्या कोई रिसेंट अपडेट है कि मतलब अगर कोई रिसेंट अपडेट है तो उसको एक बार हम नज़र मार लेते हैं। तो आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया और जो कुछ यूटीज़ थी उनका मर्जर किया गया। अब करेंटली अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या हुआ, तो याद रखना 2019 में ये इफेक्ट में आया। आर्टिकल 370 को इन्होंने रिवोक कर दिया था और जो हमारा जम्मू कश्मीर उसको 2 यूटीज़ में डिवाइड किया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जो लद्दाख वाली है उसमें लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर है, वाइल ऑन द अदर हैंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ विथ लेजिस्लेचर। ओके, अब मर्जर ऑफ यूटीज़ की बात करते हैं तो याद रखना 2020 में क्या हुआ, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब ये एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरी है। ओके, ये याद रखना है कि उत्तरांचल का नेम, अब नेम्स भी चेंज हुए ना, तो उत्तरांचल था पहले, उसको क्या किया है, उत्तराखंड किया गया 2006 में। पौंडीचेरी को पुडुचेरी किया गया 2006 में और उड़ीसा को किस में चेंज किया गया, ओडिशा में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ट्रैप जोन। क्या कोई ऐसे ट्रैप जोन है जहाँ पे एग्जामिनर हमें फंसाता है? यस, बहुत मतलब कोई मतलब देख लेते हैं भी जो बहुत ना कॉमन एरर्स हैं जो हम कर जाते हैं। अब देखो, पार्लियामेंट नीड्स कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू ऑल्टर इट्स बाउंड्री। नहीं ना, कंसेंट नहीं चाहिए, मतलब व्यूज़ उस पर बाइंडिंग थोड़ी ना है। अभी तो बताया कि ठीक है आप कोई भी व्यूज़ दे दो, उसकी मर्जी है पार्लियामेंट की, मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो उसकी कंसेंट नहीं चाहिए, याद रखना फॉल्स, ये बाइंडिंग नहीं है। फिर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 अमेंडमेंट्स रिक्वायर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नहीं ना, अभी तो देखा कि नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे फॉरेन कंट्री को, अगर हम हमारा कोई भी रीज़न दे रहे हैं या सीट कर रहे हैं, तब वो क्या होगा, किसके अंडर में आएगा, स्पेशल मेजोरिटी मीन्स आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा उसका, है ना। और सिर्फ अगर बाउंड्री डिस्प्यूट अगर उसको भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी वो हमारा आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा। ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 4 ही कहता है सिंपल मेजोरिटी इज़ इनफ। अब नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन टेरिटरी बाय ऑर्डिनरी लॉ। ये तो मैंने अभी बता ही दिया है ना कि नहीं। बेरुवारी केस ने जो बेरुवारी केस आया 1960 का, उसने हमें क्लियर कर दिया था कि नहीं, अगर आप फॉरेन टेरिटरी को कुछ भी दे रहे हो तो क्या होगा, आपको वो 368 अमेंडमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविज़न आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब याद रखना, सिक्किम वॉज डायरेक्टली मेड अ फुल स्टेट। नो, सिक्किम को डायरेक्टली फुल स्टेट नहीं बनाया, पहले उसको एसोसिएट स्टेट बनाया था। याद रखना किससे, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। फिर उसको फुल स्टेट बनाया गया किससे, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये आपको याद रखना, थोड़ा सा सिक्किम की स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है, आगे हम आएंगे उस वाले पॉइंट पर भी, है ना, जब हम और देखेंगे तब हम देख लेंगे। अदरवाइज़ इतना ही आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी है कि सिक्किम को डायरेक्टली फुल स्टेट नहीं बनाया गया था, पहले एसोसिएटेड स्टेट बनाया 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। देन नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 36, उससे हमने इसको क्या कर दिया, फुल स्टेट बना लिया था। चलिए, आई एम होपिंग कि आपने पूरा सेशन अच्छे से ध्यान से सुना होगा। सारे पॉइंट्स जो आपको कन्फ्यूजन वाले लग रहे होंगे, आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, जो मैं बोलती गई हूँ, वो आपने नोट भी अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब हम आपका एक टेस्ट ले लेते हैं, है ना, कि आपने कितना ध्यान से सुना है या आप कितना फोकस्ड थे। तो ये आज का आपका प्रैक्टिस एमसीक्यू है। आपका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। ये पहले जितने भी स्टेटमेंट्स है आपको पढ़ना है एंड उसमें करेक्ट बताना है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एंड यूटीज़, वेयर एज यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। अभी बताया है ना, ये तो पता ही होना चाहिए। मैंने अभी वो जब बताया कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, अब उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। एंड पॉइंट नंबर स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ओके लेट मी टेक द पेन। सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी है टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। क्या आर्टिकल 3 के लिए
हम अगर बिल लेके आ रहे हैं तो पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है, ये आप मतलब बताइए आप लोग क्या है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट कैनॉट ऑल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट विदाउट द बाइंडिंग अप्रूवल ऑफ द कंसर्न स्टेट अथॉरिटी। देखो ट्रैप वाले क्वेश्चन है ये, तो ट्रैप वाले दोनों स्टेटमेंट आपको दिख गए हैं, है ना, कि कहाँ से फंसा सकते हैं। और ये फर्स्ट वाला मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। आपका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आई एम होपिंग कि ये इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो जहाँ पे हम हमारे आपको लेक्चर्स भी दे रहे हैं, पूरी डिटेल में समझा रहे हैं, 1 पेजर सीरीज़ है, 1 पेज में पूरा क्रिस्प करके दे रहे हैं कि आपके एग्जाम टाइम में भी आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। हम एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए एक तो ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस एमसीक्यू, और नेक्स्ट डे मीन्स कल हम लेके आएंगे इसी वाले चैप्टर पे हमारे 5 एमसीक्यूज़ की का प्रैक्टिस सेशन, है ना, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये सेशंस यूज़फुल लग रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी आपको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे अपडेटेड हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए फिर तब तक रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड पढ़ते रहिए। ओके, यही की है, कीप प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।